मैं आप सभी को सहकारिता सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सहकारी समितियों से जुड़ा हर सदस्य, हर किसान आज माननीय प्रधानमंत्री जी तथा देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन की मजबूत इमारत निर्मित करने में एक नए युग की शुरुआत करने में जुटा है। मेरी शुभकामनाएं ऐसे सभी कर्मठ मित्रों के साथ भी हैं। पिछले वर्ष सहकारिता मंत्रालय का गठन भारत सरकार ने किया था। सामान्य रूप से कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट माना जाता था और भारत सरकार की कुछ शीर्ष संस्थाएं थीं जो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में काम करती थीं। पहली बार भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय नाम से एक विभाग प्रारंभ किया है। देश की अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भावना को समृद्ध करने के लिए मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे उम्मीद है कि आजादी के इस समृद्ध कालखंड में सरकार की नई संस्कृति विकसित करने में हम सब मिलकर के अवश्य कामयाब होंगे। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने पिछले 14-15 महीने में सहकारी समितियों के गठन से लेकर बाकी विकास यात्रा पर विचार व्यक्त किए हैं। इस दिशा में हुई प्रगति से संबंधित आंकड़े भी हमारे समक्ष रखे गए। सहकारी आंदोलन से जुड़े सभी सदस्यों और खासकर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि सहकार की संस्कृति हमारे लिए कोई नई नहीं है। जब भारत का संविधान बना था तो हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर बहुत विशद चर्चा की थी और समावेशी विकास के तमाम पहलुओं को जांचने परखने के बाद ये निर्णय किया गया था कि हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो उसका माध्यम सिर्फ सहकारिता ही हो सकता है। 23 नवंबर 1948 को जब राज्यों के कार्यक्रमों से संबंधित आर्टिकल 34 पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तब तमिलनाडु के एक सदस्य थे रामलिंगम चेट्टियार। उन्होंने एक संशोधन प्रस्तावित किया और सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम जब तक अपने गांव तक सही पारिश्रमिक और मार्केट लिंकेज की व्यवस्था स्थापित नहीं कर लेते तब तक गांव का सही मायने में विकास नहीं हो सकता है। और उन्होंने सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, सहकारिता की संस्कृति की वकालत ही नहीं की, इस दिशा में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और तमिलनाडु कोऑपरेटिव फेडरेशन, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, कोऑपरेटिव प्रिंटिंग प्रेस तथा कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया। आज भी सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों को ये संस्थान प्रेरणा देते हैं। हमारे अतीत ने इन संस्थाओं की उपयोगिताओं का लाभ उठाया। हम सबको ये बात समझनी होगी कि भविष्य में भी सहकारिता संस्थाओं के बिना नहीं चल सकता है। एक समय था जब देश के कई राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बढ़ोतरी हुई उसमें सबसे ज्यादा योगदान सहकारिता क्षेत्र का था। लेकिन गुण के साथ दोष ये मानव स्वभाव है। जहां सफलता की कहानियां हम जानते हैं, अमूल हो, इफ्को हो, क्रिप्को हो, लिज्जत पापड़ हो, 50 नाम में ले सकता हूं। वहीं पटना का रेलवे स्टेशन भी कोलेटरल के रूप में कोऑपरेटिव संस्था ने रख दिया गिरवी। पटना का गांधी मैदान भी गिरवी रख दिया गया। ये जो बुराइयां आई इसके कारण बड़ा धक्का लगा और
कुछ सरकारी उपेक्षा भी थी और कुछ अंदर की कमियां भी थी, जिसके कारण इस पूरे सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा और देश को नुकसान उठाना पड़ा। मुझे याद है कि 13वीं लोकसभा के अंदर पूरे देश में सहकारी समितियों के मेंबर्स की संख्या करीब 20 करोड़ थी। बाद के वर्षों में यह घटती गई। यूरोप और अमेरिका से अगर तुलना में करूं तो यूरोप में लगभग 46% और अमेरिका में 40% लोग किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं। भारतवर्ष में यह संख्या काफी कम है। पिछले 14-15 महीनों से देश में और जम्मू कश्मीर में भी फिर से एक बार प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी 8.5 लाख सहकारी समितियों का मजबूत आधार हमारे देश में है। 13 करोड़ सदस्यों की संख्या एक विश्वास हमें पैदा करती है कि देश को संपन्न और समृद्ध बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले वर्ष मुझे बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 2 सहकारी एक्ट हैं, जिसका जिक्र भी यशा मुद्गल कर रही थी, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। देश के संविधान के मुताबिक सहकारी क्षेत्र सिर्फ नीतियों और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को छोड़कर राज्यों के विषय के अंतर्गत आता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस प्रासंगिक एक्ट पर जो सेक्रेटरी ने बताया काम हो रहा है, ये मॉडल नियमों की ड्राफ्टिंग में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और जो नेशनल पॉलिसी से पूरी तरह अलाइन और जल्द ही वो कानून बन करके लोगों के बीच प्रस्तुत किया जा सके, इसकी व्यवस्था हमें आने वाले दिनों में सुनिश्चित करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 1 वर्ष का लेखा जोखा मुझे भी भेजा था। अभी सेक्रेटरी ने काफी विस्तार से बताया है। कुछ बिंदुओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा। पिछले वर्ष से सहकारी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया। अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 1006 सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 277 सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन तो महज 10 दिनों में ये बैक टू विलेज कार्यक्रम जो चल रहा था उसके अंतर्गत किया गया। ज्यादातर सहकारी समितियां डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में है। मुझे यकीन है कि आने वाले भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के सबसे उपयुक्त साधन बनेंगे। सहकारी समितियों के मेंबर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाया गया है और अभी बताया गया कि 31,578 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से स्थापित हो, इसके लिए चुनाव कराए जा रहे हैं और अभी तक आपने सुना कि 896 सहकारी समितियों के चुनाव हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी के भी चुनाव जल्दी पूरे कर लिए जाएंगे। किस तरह से हमारी समितियां काम करें, वहां पारदर्शिता कैसे स्थापित हो, इसके लिए भी एक सम्यक व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। और बताया गया है कि 730 सहकारी समितियों की ऑडिट प्रक्रिया भी पूरी की गई है। जम्मू कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तथा अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इन तीनों संस्थाओं में लगभग 255 करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन किया गया है। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगांव, पुलवामा, कुलगांव के सहकारी सुपर बाजार का आधुनिकीकरण और 5 अतिरिक्त सहकारी बाजार भी साल शुरू हो रहे हैं। और उसमें जो प्रसन्नता की बात है कि ये सब जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे सरकारी विभाग सीधे तौर पर खरीद कर सकेंगे। डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी 8 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज
11 करोड़ की डीपीआर तथा पोल्ट्री के लिए 3 समितियों ने 3 करोड़ की डीपीआर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्रस्तुत किया है। हर गांव में एक पैक्स हो, वह बहुउद्देशीय एवं बहुआयामी हो, इसकी दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे बताया गया है कि 537 पैक्स को केंद्र सरकार के कंप्यूटराइजेशन स्कीम के लाभों के लिए संस्तुत किया गया है। 3 सालों में 1200 पैक्स के रिवाइवल का भी लक्ष्य रखा गया है। मुझे लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक सही प्रयास हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि पैक्स से लेकर एपेक्स तक की श्रृंखलाबद्ध वृद्धि के लिए जो प्रयास है ये जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगे। लगभग 3 दशक बाद एपेक्स लेवल की पहली डेयरी फेडरेशन की शुरुआत हो पाई है, जिसमें जम्मू तथा कश्मीर दोनों डिवीजन की अनुभवी सहकारी समितियां और एफपीओ भविष्य में डेयरी की सभी सहकारी समितियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। डोडा, किश्तवाड़, रियासी, सपैया, पुलवामा, रजौरी, पुंछ के ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स को देश के बाजार में और वैश्विक बाजार में सिंगल ब्रांड के तहत मार्केटिंग उसकी की जाएगी। कुछ अन्य बिंदुओं पर मित्रों में चर्चा करना चाहूंगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ये हमारा अगला कदम होना चाहिए। अगर 20 जिले हैं तो कैसे आने वाले समय में हम 20 जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये असली माध्यम होगा किसान तक क्रेडिट पहुंचाने का। विश्व की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी 1844 में रोजडेल में स्थापित की गई। लगभग 12 विकसित राज्यों की संस्थाओं का मोटे तौर पर जब से ये कार्यक्रम तय हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और पिछले 2-3 वर्षों की उनके परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश की है। इसके बाद जो विचार मेरे मन में आया है, मुझे लगता है कि उसे साझा करना बड़ा जरूरी है। ये ठीक है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो एपेक्स कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। डुल्लू साहब ने उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के तकनीकी युग में, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के युग में सरकारी समितियों को रिलेवेंट रहने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, ये हमको जरूर विचार करना होगा। एक दौर था जब सहकारी समितियों को मात्र ऋण समिति के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब समय और तकनीक के कारण दौर बदल गया है। सहकारी समितियों को किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एस्पिरेशनल विकल्प निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वैल्यूज भी हमें डिलीवर करने होंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि सहकारिता को समृद्ध बनाने और उसके व्यापक विस्तार की मांग समाज से उठे, ये बड़ा आवश्यक है। क्योंकि सरकारी प्रयासों से जितना भी हम कर लें, जब तक समाज आगे नहीं आएगा, जब तक ये जन सहभागिता या मैं कहूं कि जन आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक सही मायने में जो सहकार की भावना है या जिसे वास्तव में हम कोऑपरेटिव कहते हैं, ऐसा इकोसिस्टम हम नहीं खड़ा कर पाएंगे। और आम आदमी को जब इसका लाभ नजर आएगा तो निश्चित रूप से आम आदमी उससे जुड़ेगा। स्थितियां काफी बदली हैं और मैं बधाई दूंगा सचिव सहकारिता और उनकी पूरी टीम को कि पिछले बहुत कम समय में 15-16 महीनों में एक लंबी यात्रा इन्होंने तय की है। और इस इको सिस्टम के 2 महत्वपूर्ण पिलर होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा उससे
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिजनेस एनवायरमेंट। मुझे लगता है कि ये दोनों पर साथ साथ हम फोकस ध्यान केंद्रित करेंगे, तब इस इकोसिस्टम को हम मजबूत कर पाएंगे। दूसरा, जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में या डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं सहकारी समितियों पर भी नॉर्म हम कैसे लागू कर सकते हैं, कॉमर्शियल एंटिटी की तरह वो कैसे काम कर सकती है, क्योंकि कोई भी संस्था बिना मुनाफे के लंबे काल तक सस्टेनेबल नहीं रह सकती है, चल नहीं सकती है। और तीसरी बात, सहकारी समितियों के हर एक स्तर पर मैनेजेरियल और लीडरशिप रोल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समाज के वे तबके जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से पीछे रह गए, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी भी आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करना। मैं समझता हूं कि हमें साथ साथ जो बात इक्विटी की दुल्लू साहब ने कही, एग्रीकल्चर में जो प्रिंसिपल अख्तियार किया गया है, मुझे लगता है कि इसमें भी हमें इस सिद्धांत पर निश्चित रूप से काम करना चाहिए। आबादी अगर महिलाओं की 50% है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी भागीदारी इसमें भी 50% हो। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी हमारे यहाँ जितनी है, उन समूहों की भी भागीदारी निश्चित रूप से कोऑपरेटिव की सोसाइटीज में मैंने होनी चाहिए। ऐसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हमारे हैं, उनका भी उचित प्रतिनिधित्व हो, तभी हम समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि खेती के लिए लोन लेकर टैक्स फेडरेशन तक सरकारी समितियों को आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना ये बड़ा आवश्यक है। मित्रों, मैं समझता हूं कि दशकों के गैप और उपेक्षा की वजह से सहकारी समितियों में कहीं न कहीं आपस में सहकार में भी कमी आई है। इसलिए स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज, इनपुट सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, पैकेजिंग सर्विसेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टेक्निकल सर्विसेज, ये इंटर कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन और पार्टनरशिप अगर हम स्थापित कर पाएंगे तो सहकारी समितियों के पोटेंशियल का बहुत ज्यादा लाभ हम ले पाएंगे। सहकारी समितियों के आपसी सहकार के लिए जरूरी है कि हमारे डिपार्टमेंट के बीच भी बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और सहकारिता डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एक यूनिक इकोसिस्टम की तरह एक साथ मिलकर के जब हम बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हितों के प्रति हम अपनी सजगता और प्रतिबद्धता दर्शा पाएंगे। सभी डिपार्टमेंट्स में से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने के लिए हमें हर जिले में पॉपुलेशन पर कोऑपरेटिव का भी अध्ययन करना मुझे लगता है कि आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज के मुताबिक 1417 लोगों पर एक सहकारी समिति है। अब हमें जम्मू कश्मीर में भी ये विचार करना पड़ेगा, जम्मू में क्या एवरेज है, कठुआ में एवरेज क्या है, कुलगाम में क्या है, राजौरी या पुंछ में क्या है। ये हम मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को जब अगली बार हम सब सम्मेलन करें तो हमारे फिंगर टिप्स पर होना चाहिए यहाँ करे, ताकि जो बात इक्विटी की जा रही समावेशी विकास जिसे हम कहते हैं वो पूरे यूटी में हम लागू कर सकें। जिस दिन हमारे पास रेडीमेड और अपडेटेड डेटा सेट तैयार हो जाएगा, उस दिन सहकारिता को लेकर हमारा प्रमोशनल कैंपेन निश्चित रूप से सफल होगा और उस स्पेसिफिक एरिया से संबंधित एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स यूनिक बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के 5 सहकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं और मुझे लगता है नए सेक्टर्स भी अब हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है।
कुछ एरियाज हैं जैसे कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग, वैल्यू चेन बेस्ड कोऑपरेटिव्स, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी सोसाइटीज। गुजरात के खेड़ा में ग्रीन एनर्जी सहकारी समिति बनी है जो किसानों द्वारा ऑपरेट की जाती है और हर समिति लगभग 300 यूनिट सोलर एनर्जी रोज पैदा कर रही है। फॉरेस्ट और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए कर्नाटक में आदिवासी भाइयों बहनों ने मिलकर के एक मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाई। 24 सहकारी समितियों का ऐसा गठन हुआ और वहां हर एक आदिवासी परिवार केवल आत्मनिर्भर नहीं हुआ है बल्कि संपन्न हुआ है। मेरा निवेदन होगा कि सहकारिता से जुड़े लोगों के साथ मिल बैठकर वाइबिलिटी और वल्नरेबल सेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रूपरेखा हम भविष्य के लिए बना सके। एफपीओ स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नौशेरा, अरनिया, जम्मू के एफपीओ का प्रदर्शन भी काबिल तारीफ है, लेकिन अभी हमें लंबी यात्रा करनी है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर एफपीओ कैपिटल बेस की कमी, टेक्निकल स्किल की कमी, सीमित क्रेडिट और मार्केट एक्सेस की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसका पूरा उपयोग और उपभोग हम नहीं कर पा रहे। हमें उस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार राज्यों और यूटीज को दे रही है, उसका अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और एक बार जो फंड हमें अवेलेबल है, अगर उसका उपयोग और उपभोग हम पूरी तरह से कर सकेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष से उसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। अन्य राज्यों की तरह एफपीओ गोदाम निर्माण से लेकर के बाकी कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित की जा सकती है। मैं समझता हूं कि हमारा सहकारिता आंदोलन तभी सफल होगा जब पूरे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़े 13 लाख परिवार जिसका जिक्र हो रहा था, लगभग 70% लोग जम्मू कश्मीर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर और कोऑपरेटिव साथ साथ मिलकर के रेल की दो पटरियों की तरह एक साथ बढ़ेंगे। आजादी के इस अमृत कालखंड में मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम कोशिश करेंगे कि 25 वर्षों में आने वाले सामान्य नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो संभव है वो जरूर किया जाए। लगभग 56,000 हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। उन्हें सहकारिता के सिस्टम से किस प्रकार से उनको हिस्सा बनाया जा सकता है, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। छोटी पूंजी, कम ऊर्जा इकट्ठा करके बड़ा कमर्शियल स्वरूप हम कैसे खड़ा कर पाएंगे। सभी पैक्स, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें से कैसे इनको बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाया जा सकता है ताकि समावेशी आर्थिक विकास हो। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण सहकारी समितियां बाहरी सहायता पर निर्भर न होकर स्वावलंबी कैसे बने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वो कैसे योगदान दें, अभिन्न हिस्सा बन सके, ताकि तभी गांव, गरीब और किसान का हित सधेगा। अंत में मैं 2-3 निवेदन करूंगा। सहकारी समिति पब्लिक और प्राइवेट के बीच आत्मनिर्भरता का तीसरा एवं सबसे प्रमुख विकल्प बन के उभरे। ये क्या हम सोच सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से उनकी संख्या बढ़े, क्या ये हमारे लक्ष्य में शामिल हो सकता है। और तीसरा, जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों को एक जीवंत, वाइब्रेंट इकोनॉमिक यूनिट का स्वरूप कैसे प्रदान किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समृद्ध ग्रामीण जम्मू कश्मीर के बिना समृद्ध और सशक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह तभी साकार होगा जब सहकारी संस्थाओं में नए प्राण और नई ऊर्जा आएगी।
और सहकार की भावना से हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तभी ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार सभी कोऑपरेटर्स को, सहकारी समितियों से जुड़े सभी साथियों को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।